श्वेता की गाड़ी से एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। श्वेता घर से बहुत ही डिप्रेशन में निकली थी। वह किसी लड़के को चाहती थी, पर मम्मी पापा ने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह लड़का गरीब था। श्वेता उसके प्यार में बहुत आगे जा चुकी थी। अब उसके लिए पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। वह इसी डिप्रेशन में गाड़ी चला रही थी, तभी उसकी गाड़ी से उस बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ था। श्वेता उस बूढ़ी औरत को अस्पताल ले गई। श्वेता बहुत हैरान थी क्योंकि श्वेता की शक्ल उस बूढ़ी औरत से बहुत ज़्यादा मिल रही थी। वह औरत ज़्यादा बूढ़ी तो नहीं थी, उसकी उम्र 40-45 के लगभग लग रही थी। उस औरत के कमर में चोट आई थी और हाथों में कट लगा था। उसकी वजह से उसको खून की समस्या भी हो गई थी। श्वेता ने अपना खून उस औरत के लिए दान किया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उससे कोई जन्म का रिश्ता हो। अपनी पूरी समस्याओं को भूलकर उस औरत की तबीयत ठीक करने में लग चुकी थी। जब विक्रम को पता चला कि उसकी गाड़ी से किसी औरत का एक्सीडेंट हुआ है तो विक्रम भागता हुआ अस्पताल पहुंचा था। उससे अपनी बेटी श्वेता की बहुत चिंता थी। विक्रम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। विक्रम की पत्नी भी श्वेता को बहुत चाहती थी। भले ही विक्रम की पत्नी ने श्वेता को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वह उसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। विक्रम और विक्रम की पहली पत्नी विशाखा दोनों अस्पताल पहुंचे थे। उन्हें अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। जब विक्रम ने उस एक्सीडेंट वाली औरत को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकली थी। उसको 22 साल पहले की बात याद आने लगी थी। वह नहीं चाहता था कि श्वेता उसकी असलियत को जाने। तभी श्वेता को अस्पताल से घर ले जाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन श्वेता का कहना था कि जब तक वह औरत होश में नहीं आ जाती, और ये औरत कौन है मुझे जानना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस औरत के साथ मेरा जन्मों का रिश्ता है। विशाखा ने कहा, श्वेता पहले घर चलते हैं, फिर बात करेंगे। इस औरत का हम पूरा इलाज करवाएंगे, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। श्वेता अपने माँ बाप के साथ घर चली गई। जब तक बरखा के दोनों बेटे हॉस्पिटल पहुँच चुके थे। बरखा को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वे लड़की कौन थी, लेकिन विक्रम सब कुछ जान गया था कि ये बरखा है, और इसी डर की वजह से उसने तुरंत अपनी बेटी को वहां से लाने का सोचा और वे लोग घर आ गए। बरखा के लड़कों ने पुलिस केस करना चाहा, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि पुलिस केस करने से कोई फ़ायदा नहीं। उन लोगों ने तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च उठाया है और पैसे भी जमा करवा दिए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक्सीडेंट में गलती तुम्हारी माँ की थी। वे अचानक श्वेता की गाड़ी के आगे आ गई थी। तुम्हें भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा केस उल्टा तुम पर ही भारी पड़ेगा। हमने एक्सीडेंट की जगह पर लोगों से पूछताछ की और वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, तो हमने सारी जानकारी ली हुई है। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप पुलिस केस के चक्कर में ना पड़े और अपनी माँ का ख्याल रखें। उन लड़कों ने भी डॉक्टर की बात मानी और माँ को लेकर घर आ गए थे। आरव और रवि अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित थे। इधर विक्रम और विशाखा श्वेता के लिए बहुत परेशान थे। विक्रम की पहली पत्नी विशाखा थी, जिससे उसने लव मैरिज शादी की थी। विशाखा पढ़ी लिखी थी, बहुत ही काबिल लड़की थी। विक्रम अपनी पत्नी को जब अपने घर ले गया तो उसकी माँ ने विशाखा को स्वीकार नहीं किया था। उसका कहना था इस लड़की के जात पात का कुछ पता नहीं, लेकिन विक्रम की जान विशाखा में बसती थी, तो वह किसी भी हाल में विशाखा को नहीं खोना चाहता था। विक्रम अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। विक्रम के माता पिता के पास बहुत ज़मीनें थी और विक्रम एक बहुत ही काबिल और होनहार लड़का था। उसने कई फैक्ट्रियां खुद ही बनाई थी, उसे खुद ही हैंडल करता था। विक्रम के माता पिता भी रिटायर्ड फौजी थे। विक्रम को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और विक्रम को उसके माँ बाप हद से ज़्यादा चाहते थे। विक्रम के पिता ने विशाखा को स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुलसी देवी अपने बहू को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। विशाखा एक समझदार और अच्छी औरत जरूर थी, लेकिन वह किसी के दबाव में या किसी की बातें सुनने की आदी नहीं थी। विशाखा के परिवार में कई बहनें थीं। यह अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। विशाखा इलाहाबाद की रहने वाली थी और इलाहाबाद के कॉलेज में विक्रम की मुलाकात विशाखा से हुई थी और ये मुलाकात मोहब्बत में बदल गई थी और फिर ये बात शादी तक चल पड़ी थी। उस दिन विक्रम की कॉलेज में पहली बार एंट्री हुई थी और विक्रम अपने कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रहना चाहता था। उसे एक अच्छे इलाके में फ्लैट चाहिए था। तभी विक्रम के पिता और विक्रम फ्लैट पता करते करते विशाखा के घर तक पहुंच चुके थे। विशाखा के कई मकान थे जो वे लोग बच्चे के रहने के लिए किराए पर दिया करते थे। ये कॉलेज के आसपास ही उनका मकान बना हुआ था। विशाखा 4 बहनें थी, उसका कोई भाई नहीं था।
विशाखा अपने घर में सबसे बड़ी थी। अपने पिता का आधा काम विशाखा ही संभालती थी। विक्रम और उसके पिता दोनों उस फ्लैट के लिए पहुंच चुके थे जो विशाखा का था और वह खाली पड़ा था। शायद उसकी अभी रिपेयरिंग करवाई जा रही थी, इस वजह से वो फ्लैट खाली था। विशाखा ने पहली बार विक्रम को देखा था और वो फ्लैट विक्रम ने किराए पर ले लिया था। विक्रम के पिता 2 दिन अपने बेटे के साथ रहकर वापस आगरा आ चुके थे। अब उनका बेटा वहां पर पढ़ाई कर रहा था। इधर विशाखा का अपना रहने वाला घर भी सामने ही था। जिस घर में विक्रम रहता था वो बिल्कुल विशाखा के घर के सामने वाला ही फ्लैट था और विशाखा को पहले दिन ही विक्रम बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अमीर आदमी लगा था। विक्रम देखने में बहुत ही हैंडसम था, उतना ही अमीर भी था। विशाखा को इसी टाइप का लड़का चाहिए था। विक्रम पढ़ाई में बहुत तेज था। विशाखा ने नहीं बताया कि वह भी उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें विक्रम का एडमिशन हुआ है और उसका भी कॉलेज में पहला साल था। जब ये दोनों कॉलेज में एक ही क्लास में मिले तो दोनों आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन से इनके आपस में दोस्ती हो गई और एक दूसरे से बातें डिस्कस करते, पढ़ाई के बारे में बातें करते और घर पर भी एक दूसरे का हेल्प कर देते। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन विक्रम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। विशाखा को विक्रम कॉलेज में भी नजर नहीं आया था और न ही घर के बाहर दिखाई दिया था। विशाखा को अब विक्रम की बहुत चिंता सताई। वह तुरंत फ्लैट में गई। विशाखा ने देखा विक्रम तो बुखार में तप रहा था, गर्मी में भी कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था, कांप रहा था। विशाखा ने तुरंत उसका माथा चेक किया और उसके लिए खाना लाने दौड़ पड़ी क्योंकि उसने कल दिन से कुछ भी नहीं खाया था। बिना खिलाए विक्रम को दवाई नहीं दे सकती थी, इसलिए वे तुरंत रसोई की तरफ भागी और उसके लिए रोटी बनाया। दूध गर्म करके विक्रम के पास ले गई और उसे अपने हाथों से सहारा देकर उठाया और उसे दवाई खिलाई, लेकिन विक्रम तब भी बहुत कांप रहा था। विशाखा को कहा, विशाखा तुम एक और कंबल मुझ पर डाल दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। विशाखा को विक्रम की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि वह उसे मन ही मन में चाहने लगी थी। विशाखा ने तुरंत घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया और उसका चेकअप करवाया। विक्रम को 104 बुखार थी। विशाखा बराबर उसके माथे पर पानी की पट्टी कर रही थी। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। विक्रम को बहुत ठंड सता रही थी। विशाखा बिना जाने समझे विक्रम से चिपक गई और उसे अपने शरीर की गर्मी देने लगी। पहली बार उसने ऐसा कुछ किया था। उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी। विशाखा रुकने वाली नहीं थी, वह उसे पूरा जकड़ चुकी थी। विक्रम भी उसके शरीर की गर्माई को पाकर बड़ा सुकून पा रहा था और कुछ ही देर के बाद पसीने में नहा चुके थे। विशाखा तुरंत उसे बाथरूम में ले गई और ठंडे पानी के नीचे खड़ा किया, उसे नहलाया। ये सब देखकर विक्रम को भी विशाखा पर टूट कर प्यार आया था। विशाखा उसे अच्छी लगती थी, लेकिन उसने कभी उसे प्रपोज नहीं किया था। आज जब उसकी हालत को देखते और उसने उसकी इतनी मदद की और बाथरूम में ही पहली बार इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया था। प्रपोज करने में विशाखा आगे थी क्योंकि विशाखा पूरी भीग चुकी थी और खुले बॉडी में विक्रम आग ही लगा रहा था। विशाखा ने जरा भी देर न लगाई और विक्रम को प्रपोज कर दिया। विक्रम भी बिल्कुल तैयार बैठा था। उसने भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वहां बाथरूम में ही 2 जान एक जिस्म होने लगे थे। तभी विशाखा को याद आया कि ये बुखार में तप रहा था। तुरंत शावर बंद करती उसे कमरे के अंदर लाई और तौलिया से उसका पूरा बॉडी पोछा। वह खुद भी बिना कपड़ों की थी, बहुत शर्मा रही थी। उसने विक्रम के टॉवल से ही अपनी बॉडी को साफ किया और विक्रम के पूरे शरीर को साफ किया। अब विक्रम का बुखार कई हद तक उतर चुका था। वह थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। तभी विशाखा बाथरूम की तरफ चल पड़ी ताकि वह अपने कपड़ों को सुखा ले। तभी विक्रम ने उसे न जाने दिया और बिस्तर पर वे दोनों एक दूसरे के साथ लिपट गए। न जाने कितनी देर एक दूसरे के बाहों में खोए रहे। फिर कमरे में आहें और सिसकियां गूंजती रही। उस दिन विशाखा ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। अपनी खूबसूरती से विक्रम को बेहाल कर दिया था। अपने हर अंग को विक्रम के लिए सौंप दिया था। विक्रम भी विशाखा को पाकर अपने आप को पूरा महसूस कर रहा था। अब इसी तरह विक्रम और विशाखा की लव स्टोरी चल पड़ी थी। वे दोनों पढ़ाई करने में भी बहुत तेज थे। कॉलेज में भी उनका नंबर अच्छा खासा आ जाता था। वे दोनों की लव स्टोरी उनके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही चल पड़ी थी और विक्रम ने फर्स्ट ईयर में ही विशाखा को शादी के लिए मना चुका था। लेकिन विक्रम अपनी माँ को नहीं मना पाया था और विक्रम विशाखा को नहीं खोना चाहता था। उसने सेकेंड ईयर में विशाखा से शादी कर ली थी और ये बात घर वालों से छुपा ली थी। विशाखा ने भी अपने घर में छुपाया था क्योंकि विशाखा अपने घर में सबसे बड़ी थी और अपने घर का सारा काम वही संभाला करती थी।
विशाखा का कहना था कि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ। अगर मैं ये बात घर में बताऊंगी तो मेरी बहनें भी मुझे बुरी नज़रों से देखेंगी। शायद मेरा इतना कहना ना माने। पहले मैं अपनी बहनों की शादी करूंगी, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। विक्रम को भी कोई आपत्ति नहीं थी। विक्रम भी पढ़ाई कर रहा था। शादी तो वह दोनों कर चुके थे, लेकिन दोनों घरों में किसी को पता नहीं था। अब उनके कॉलेज के लास्ट ईयर था। वे दोनों ही बिजनेस की स्टडी कर रहे थे। इसमें मास्टर करना चाहते थे। उन दोनों ने कॉलेज के बाद भी वहीं पर मास्टर करना अच्छा समझा था। विक्रम को ये था, जब तक विशाखा अपनी बहनों की शादी कर लेगी और फ्री हो जाएगी, उसके बाद ये मेरे साथ कहीं पर भी रह सकती है। अब विक्रम की माँ हर रोज उसे तंग करती थी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई, आ जाओ, तुम्हारी शादी करनी है। विक्रम किसी भी लड़की को देखने के लिए तैयार नहीं था। और फिर बाद में उसके पिता भी उस पर प्रेशर डालने लगे, तो उसने अपनी शादी को सबके सामने खोल दिया और कहा कि मैंने लव मैरिज कर ली है। विक्रम के माँ के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। वह कभी भी विशाखा को नहीं स्वीकार कर सकती थी। आखिरकार विशाखा को अपनी शादी आगे चलाने के लिए ससुराल आना पड़ा था। ससुराल में विशाखा बिल्कुल नॉर्मल रहा करती थी। सास उस पर ताना कसना नहीं छोड़ती थी। वह उसे हर दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। खाना बनाने नहीं आता, कपड़े अच्छे नहीं पहनती, बहू बेटी की तरह नहीं रहती, ये तो मेरी सास बनकर बैठी है। आए दिन इन दोनों का झगड़ा रहता। विशाखा विक्रम से बहुत प्रेम करती थी और विक्रम भी अपनी माँ के बारे में जानता था, तो कभी उनके झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होता था। रात को विशाखा को बेहद मोहब्बत करता और कहता कि माँ की बातों को बुरा मत माना करो, वह ऐसे ही है, तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बस उनके साथ बदतमीजी से बात मत करना। विशाखा भी अपने सास से लड़ाई करती थी, लेकिन कभी उससे बदतमीजी नहीं करती थी। अब विशाखा और विक्रम के शादी को 6 साल हो चुके थे। अब विक्रम को उसकी माँ हमेशा टॉर्चर करती थी। 6 साल हो गए हैं, कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो लगता है विशाखा बांझ है। ये बात विशाखा और विक्रम अच्छे से जानते थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने अपनी अपनी जांचें करा ली थी। विक्रम में कोई कमी नहीं थी। विशाखा की बच्चेदानी सुकड़ी हुई थी। वो बच्चे को अपने कोख में बड़ा नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने ये बात भी क्लियर कर दिया था और कहा था कि अगर बच्चेदानी ज्यादा दिन पेट में रहा तो वो शायद इन्हें नुकसान भी हो सकता है, इसलिए उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। और फिलहाल अगर बच्चेदानी निकल गई तो ये कभी माँ नहीं बन सकती और वैसे भी नहीं बन पाएंगी। ये बात लगभग कई डॉक्टरों से इन लोगों ने कंफर्म कर लिया था। अब इन दोनों की आपस की सलाह थी कि हम किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लेंगे और उसे पालेंगे। ये दोनों की अनुमति थी। ये दोनों इस बात पर राजी भी थे। विक्रम के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि और ज्यादा बढ़ गई थी। वह विशाखा को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता था, लेकिन विक्रम की माँ की कलेश बहुत ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। अब विशाखा को वो बांझ कहकर बुलाने लगी थी, क्योंकि उसकी माँ ने उनके डॉक्टर की रिपोर्ट को पढ़ लिया था और अपने बेटे के लिए बहुत चिंता कर रही थी, क्योंकि उनका एक ही बेटा था और वह किसी भी हाल में अपने बेटे का संतान चाहती थी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। विक्रम की माँ ने घर में बहुत कलेश किया हुआ था। विशाखा के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से विशाखा इलाहाबाद चली गई थी और विशाखा का कहना था कि मैं कुछ साल यहीं रहूंगी, मुझे पापा के पास ही रुकना है। मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ूंगी। विक्रम ने भी इस बात को स्वीकार किया। विशाखा को इलाहाबाद भेजने के लिए राजी हो गया था। वह बीच बीच में विशाखा से मिलने जाता था और उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई थी। वह बेहद एक दूसरे को चाहते थे। अब उनकी शादी को 10 साल बीत चुके थे। इधर विक्रम की माँ बहुत परेशान थी। उनकी किसी भी हाल में विक्रम का अपना बच्चा चाहिए था। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया और विक्रम की माँ तुलसी देवी ने अपनी सहेली मनोरमा को याद किया था। मनोरमा की 2 बेटियां थी और 2 बेटे थे। मनोरमा एक बहुत ही गरीब घर से थी। मनोरमा दिल्ली में अपने पति के साथ रहा करती थी। अपनी सहेली के बुलाने पर मनोरमा अपने मायके चली गई थी। तुलसी देवी भी अपने मायके में ही रह रही थी, क्योंकि वह भी इकलौती थी। जब वो मनोरमा से मिली थी तो उन्होंने मनोरमा से ऐसी बात की, मनोरमा भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगी। तुलसी देवी ने कहा, तुम दिल्ली में किराए पर रहती हो, तुम्हें अपना मकान चाहिए, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा, अपनी बड़ी बेटी की मेरे बेटे के साथ शादी करनी पड़ेगी। तुम विश्वास करो, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी, उसे अपनी बेटी की तरह मानूंगी। मनोरमा भी बहुत परेशान बैठी थी। उसने तुरंत अपने सहेली के प्रपोजल को मान लिया, क्योंकि वह जानती थी तुलसी देवी एक बहुत ही अमीर आदमी है, उनका बेटा बहुत लायक आदमी है। तुलसी देवी और मनोरमा के बीच में ये सब कुछ तय हो गया था। मनोरमा ने अपने पति से बात की थी। उसका पति भी इस बात के लिए राजी हो गया था।
क्योंकि उन्हें भी अपना मकान चाहिए था और वे शायद बूढ़े हो जाते, अपना मकान कभी न खरीद पाते। तुलसी देवी के पास बहुत ज़मीनें थी गांव में, दिल्ली में। इस बातों को मनोरमा अच्छे से जानती थी। तभी मनोरमा अपनी बेटी को विक्रम की दूसरी पत्नी बनाने के लिए तैयार हुई थी। लेकिन ये बात विक्रम से वो कैसे कहती? इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी अपने बेटे को वो रोज़ मनाने लगी और कहने लगी, तुम उस लड़की से शादी कर लो और बच्चा हो जाने के बाद उसे मेरे पास छोड़ देना, और तुम जो मर्जी करना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, ये मेरा वादा है। एक शादी तुमने अपनी मर्जी से की और ये दूसरी शादी तुम मेरी मर्जी से करो। उस लड़की की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, सिर्फ बच्चा रुकने तक तुम उसके साथ रहो। उसके बाद चाहे तुम उसे छोड़ दो, चाहे तुम कभी ना मिलना, मैं तुमसे कोई शिकायत ना करूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। उस दिन विक्रम से उन्होंने अपनी कसम और विक्रम के पिता की कसम दिलवा दी थी और कहा था कि विशाखा को कभी पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी दूसरी शादी हुई है। ये बात बहुत ही गुप्त तरीके से होगी। इसी बीच जब मनोरमा दिल्ली पहुंचती है, वह अपनी बेटी को ये सारी बातें बताती है। वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि बरखा भी किसी और से मोहब्बत करती थी और उसको खोना नहीं चाहती थी। मनोरमा ने भी अपनी बेटी पर बहुत दबाव डाला। उसकी उम्र भी बहुत कम थी, वह बस सिर्फ 17 साल की हो पाई थी। उसे दुनियादारी की इतनी खबर भी नहीं थी, लेकिन उसको टूटकर मोहब्बत सुनील नामी लड़के से हो गई थी। सुनील को वह कभी नहीं खोना चाहती थी। इसी अफरा तफरी में बिना सोचे वह एक गलत कदम उठा गई थी, सुनील के साथ भाग गई थी। इन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और तभी बरखा उस लड़के के साथ भाग गई थी। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद सुनील भी गायब हो गया था। बरखा को मजबूरन अपने नानी के घर जाना पड़ा और उसे विक्रम से शादी करनी पड़ी। विक्रम बरखा को लेकर दिल्ली चला आया था और बरखा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था। उसके बाद बरखा दोबारा भाग गई थी। विक्रम को तो पहले भी बरखा से कोई मोहब्बत नहीं थी, उसने कोई रिएक्ट ना किया। वह तो अपनी बेटी को पाकर ही खुश हो गया था। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भर गई थी क्योंकि विशाखा को विक्रम ने बताया था कि उसने बच्ची गोद ली है। ये बात उन लोगों के बीच पहले ही तय हुई थी, लेकिन विशाखा ये सच्चाई बिल्कुल नहीं जानती थी कि ये बच्चा विक्रम का ही है। श्वेता को पाकर ही उसी में खुश हो गई थी। वह श्वेता को उसके जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर चाहने लगी थी। तुलसी देवी के सर पर पहाड़ टूट पड़ा था क्योंकि बेटी होने के बाद विक्रम ने उसे अपनी माँ के पास सौंप दिया था। माँ के साथ रहते ही बरखा यहाँ से फरार हो गई थी। तुलसी देवी के सर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। वह बरखा को हर जगह तलाश करवा रही थी, लेकिन बरखा की खबर ना हो पाई थी। लेकिन तुलसी देवी को ये तसल्ली था कि उनके बेटे को वो अपनी औलाद सौंप गई थी। ये मनोरमा को पता चली तो वह भी बहुत परेशान हुई। उसने भी बहुत जगह पता करवाया था, लेकिन मनोरमा को कभी बरखा के बारे में कोई खबर ना मिली। तो मनोरमा भी तसल्ली में हो गई कि वह जरूर सुनील के साथ भागी होगी, क्योंकि उन्हें पता था कि सुनील ने शादी नहीं की है। विक्रम और विशाखा की जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। वे अपनी बेटी को लेकर बहुत खुश थे। विशाखा और विक्रम दोनों दिल्ली में ही आकर रहने लगे थे। अपनी बेटी को अच्छा भविष्य, अच्छा फ्यूचर देना चाहते थे। वे जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट के सामने एक 2 कमरों का फ्लैट था। उसी में एक लड़का रहता था और उसका परिवार भी साथ में ही रहता था। लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ता था और जबकि श्वेता प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी। श्वेता पढ़ने में बहुत अच्छी थी, जबकि वह सामने फ्लैट में रहता था और इनका आमना सामना होता रहता था। इसी आमना सामना में इन दोनों की मोहब्बत कब आगे निकल पड़ी, इन्हें खुद ही पता नहीं चला। श्वेता किसी भी हाल में मयंक को नहीं खोना चाहती थी और ये बात विशाखा भी महसूस कर चुकी थी और इनको देख चुकी थी कि ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। विशाखा को उनके मोहब्बत से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन विक्रम नहीं चाहता था कि वह एक ऐसे लड़के से शादी करे जो गरीब है। विक्रम का कहना था कि वह उससे भी अच्छा लड़का श्वेता के लिए चुन सकता है। श्वेता को अपने मम्मी पापा की लव स्टोरी के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि श्वेता की दादी ने वह सारी बातें बता दी थी कि इन्होंने लव मैरिज शादी की है और वह श्वेता की माँ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन उसकी दादी ने ये नहीं बताया था कि तुम्हारी माँ कोई और है। उसकी दादी भी ये बात छुपाना चाहती थी, कभी श्वेता को बताना ही नहीं चाहती थी। अब श्वेता बड़ी हो गई थी और उसने अपने पसंद के लड़के को चुन लिया था। दादी और विक्रम को उसके चुने गए लड़के से बहुत आपत्ति थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि वह एक गरीब लड़के से शादी करे। आज जब विक्रम घर आया तो उसके साथ एक लड़का था जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और पर्सनैलिटी रखता था। श्वेता भी बहुत खूबसूरत थी। उस लड़के ने श्वेता को पसंद कर लिया था, लेकिन जब श्वेता को ये बात पता चली कि पापा ने इस लड़के को मेरे लिए चुना है तो वह तुरंत गाड़ी लेकर रास्ते पर निकल पड़ी थी और इसी डिप्रेशन में वह गाड़ी अंधाधुंध चला रही थी।
इधर बरखा रोड क्रॉस करते समय थोड़ी जल्दीबाजी में थी और अपने ही गलती की वजह से श्वेता की गाड़ी के नीचे आ गई थी। ज़्यादा नुकसान तो न हुआ था, फिर भी कई जगह चोट लगी थी और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा था। तभी बरखा को देखकर श्वेता को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ उसका खून का रिश्ता है। अपनी सारी बातें भुलाकर उस औरत को अस्पताल लेकर पहुंची थी। इधर बरखा भी हैदराबाद से कुछ साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए थे। ससुराल दिल्ली में ही था। जब सुनील के माता पिता नहीं रहे तो जमीन जायदाद में भाइयों ने आपस में हिस्सा लगाया तो उनको भी कुछ जमीनें मिली थी। वो यहीं दिल्ली में रहने लगे। क्योंकि आरव और रवि यहाँ दिल्ली में पढ़ाई करना चाहते थे, इस वजह से बरखा और सुनील वापस हैदराबाद नहीं गए। वहाँ सब कुछ बेचकर उन लोगों ने यहाँ दिल्ली में रहने का सोचा और यहीं पर रह रहे थे। बरखा और सुनील ने अपनी मेहनत से हैदराबाद में ज़मीनें खरीदी थी, उसे बेचकर अब वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। जब ये बात विक्रम को पता चली तो विक्रम अब दिल्ली में नहीं रहना चाहता था। विक्रम और श्वेता दोनों इलाहाबाद जा चुके थे और श्वेता को भी साथ इलाहाबाद ले गए थे। श्वेता की माँ ने विक्रम से बात की और कहा, जिससे श्वेता प्यार करती है आप उसी से उसकी शादी कीजिए। जब माता पिता ने लव मैरिज की है तो बेटी क्यों अरेंज मैरिज करे, और तुम ऐसी गलती कभी न करना। न जाने वो कितने हद से ज़्यादा गुजर गई होगी इस प्यार में। हम ऐसे इंसान नहीं बनेंगे। आखिर विक्रम भी ये बात एक्सेप्ट कर चुके थे कि जो विशाखा कहती है वही ठीक है और विक्रम इस शादी के लिए तैयार हो चुके थे। और मयंक और श्वेता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। उस शादी में मनोरमा और मनोरमा के और बच्चे पहुंचे थे। बरखा को नहीं बुलाया गया था क्योंकि बरखा ने उन लोगों से सारा संबंध तोड़ लिया था। वह कभी दोबारा वहां मिलने नहीं गई थी और विक्रम को अभी हाल में अस्पताल में मिली थी, लेकिन विक्रम भी इस बात को नहीं बताना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि विशाखा और श्वेता को इस बात का पता चले कि वह मनोरमा की बेटी है। विशाखा का विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहता था। उसने जो किया था उसका पछतावा था, लेकिन वह विशाखा को इस बारे में कभी नहीं बताना चाहता था और ना ही श्वेता को। बाकी सभी जानते थे श्वेता उसकी बेटी है, लेकिन किसी ने भी अपना मुंह आज तक नहीं खोला था। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमें श्वेता से बता देना चाहिए कि उसकी अपनी माँ कौन है, जबकि बरखा को इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वह तो कब की इन सबको भुला चुकी है। क्या श्वेता और विशाखा को असलियत बता देनी चाहिए या नहीं, और क्या मैं माफ़ी लायक हूँ या नहीं। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।